कहानी की शुरुआत में हमें विंडमिल विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लूफी नाम के एक लड़के से मिलते हैं जिसका कोई नहीं है, लेकिन उसका सपना है कि वह पायरेट्स का किंग बने। एक दिन डोक पर एक पायरेट जहाज आता है। लूफी कप्तान शैंक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे क्रू में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन शैंक्स कहता है कि यह बच्चों का खेल नहीं है। मेरे चेहरे के निशान देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पायरेट्स की जिंदगी कितनी खतरनाक है। लूफी जवाब देता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और वह जहाज के डेक पर चढ़कर एक खंजर पकड़कर कहता है कि मुझे चोरों से डर नहीं लगता, मैं पायरेट्स के खतरों का सामना करने को तैयार हूँ। खुद को साबित करने के लिए उसने खंजर से अपने चेहरे पर निशान बना लिया। शैंक्स नहीं चाहता था कि लूफी को कोई चोट पहुँचे, इसलिए वह उसे अपने क्रू में शामिल नहीं करता। टांकों की वजह से लूफी को दर्द हो रहा था। शैंक्स समझाता है कि निशान तुम्हें मर्द नहीं बनाते, बल्कि उनसे मिला सबक बनाता है। लूफी कहता है कि मैं ये सबक सीखना चाहता हूँ ताकि सबसे बड़ा पायरेट बन सकूं। शैंक्स कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, और वह वहाँ से चला जाता है। लूफी को बहुत गुस्सा आता है। वह देखता है कि शैंक्स का खजाना वहाँ पड़ा है, जिसमें एक बॉक्स है जो शैंक्स का सबसे कीमती खजाना है। जब लूफी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक डेविल फ्रूट था जो ताकत देता है, लेकिन साथ में एक कर्स भी लाता है। लूफी इस बात से अनजान उस फ्रूट को झट से खा लेता है। एक बार दूसरा पायरेट हिगुमा अपने क्रू के साथ आता है और शैंक्स का अपमान करता है, लेकिन शैंक्स जो शांत स्वभाव का है, उससे लड़ने के बजाय हिगुमा के गिराए कांच की बोतल को साफ करने लगता है। इससे लूफी को गुस्सा आता है। वह शैंक्स से कहता है कि उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने उसे जाने दिया, उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा। शैंक्स जवाब देता है कि लड़ाई झगड़े से समस्याएं हल नहीं होती। एक सच्चे मर्द को सिर्फ तलवार नहीं बल्कि नेक दिल भी होना चाहिए। गुस्से में लूफी वहाँ से जाने लगता है। शैंक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और लूफी का हाथ असामान्य रूप से लंबा हो जाता है। इससे शैंक्स समझ जाता है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खा लिया है। अगले दिन लूफी अपने हाथों को खींचकर मुक्के मारने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। बारटेंडर माकिनो उसे चेतावनी देती है कि अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सावधानी से करना, क्योंकि यह तुम्हें आम लोगों से अलग करती है और लोग तुमसे डर सकते हैं। लूफी कहता है कि अच्छा है, इस डेविल फ्रूट की शक्ति से मैं एक महान पायरेट बनूंगा। माकिनो बताती है कि तुम डेविल फ्रूट के बारे में कुछ नहीं जानते। हर डेविल फ्रूट अनोखा होता है, यह खास शक्तियाँ देता है, लेकिन इसे डेविल फ्रूट यूं ही नहीं कहते। इसे खाने पर तुम समुद्र के देवता से सौदा करते हो, वे तुमसे नाराज हो जाते हैं और उनके खारे पानी में तुम जिंदा नहीं रह सकते। यानी डेविल फ्रूट खाने वाला समुद्र के पानी में कमजोर हो जाता है। शैंक्स और उसका क्रू वन पीस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पायरेट्स के आतंक को खत्म करने के लिए मरीन का गठन किया था। मरीन के वाइस एडमिरल गार्प ने पायरेट्स के किंग गोल्ड रोजर को पकड़ लिया था। उसे मौत की सजा देने के लिए जनता के सामने लाया जाता है। गार्प कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत का अंजाम सिर्फ मौत है, लेकिन तभी एक आदमी पूछता है, पायरेट्स के किंग, तुमने अपना खजाना वन पीस कहाँ छिपाया है? गोल्ड रोजर हंसने लगता है, क्योंकि सभी उसका खजाना चाहते थे। वह कहता है कि पायरेट्स आजाद पक्षी की तरह होते हैं। अगर तुम मेरा खजाना चाहते हो तो समुद्र में जाओ और उसे ढूंढो। इसके बाद सैनिक उसे मार डालते हैं, लेकिन उसके खजाने की चाह में लोग समुद्र की ओर निकल पड़े। हर कोई पायरेट बन गया। इससे गार्प परेशान था, क्योंकि नई पीढ़ी में सभी पायरेट बनना चाहते थे, और जो वन पीस ढूंढ लेगा वही अगला पायरेट्स का किंग बनेगा। शैंक्स भी वन पीस की खोज में निकलने वाला था। लूफी उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन शैंक्स कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। इससे लूफी उदास हो जाता है। तभी हिगुमा अपने क्रू के साथ आता है। लूफी गुस्से में उसे चले जाने को कहता है, लेकिन हिगुमा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। शैंक्स वहाँ आता है और लूफी को छोड़ने को कहता है। हिगुमा कहता है कि यह बदतमीज है, इसे सबक सिखाना होगा। शैंक्स जवाब देता है कि मेरे साथ बदतमीजी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को परेशान मत करो। वह अपनी उंगली से हिगुमा के एक साथी की ओर इशारा करता है। शैंक्स का क्रू पहले से तैयार था और एक शॉट में उसे ढेर कर देते हैं। इसके बाद हिगुमा और शैंक्स के क्रू में लड़ाई शुरू हो जाती है। शैंक्स के क्रू में ताकतवर लोग थे जो निशानेबाजी में माहिर थे, जिससे हिगुमा के साथी मारे जा रहे थे। शैंक्स भी लड़ रहा था। मौका पाकर हिगुमा लूफी को लेकर समुद्र के बीच में आ जाता है। वह चाकू दिखाकर उसे डराता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ना कोई याद करेगा। तभी उनकी बोट हिलने लगती है। एक विशाल सी किंग वहां आता है और बोट को पलट देता है।
वह हिगुमा को खींचकर मार डालता है। डेविल फ्रूट की वजह से लूफी समुद्र के पानी में कमजोर पड़ रहा था और बेहोश हो गया, लेकिन शैंक्स उसे बचा लेता है। सी किंग अभी भी वहीं था और उन्हें खाना चाहता था। उसने शैंक्स की एक बांह घायल कर दी, लेकिन शैंक्स डरता नहीं और गुस्से से उसकी आंखों में देखकर उसे चले जाने को कहता है। उसकी नजरों से सी किंग डर जाता है और चला जाता है। लूफी शैंक्स की घायल बांह देखकर डर जाता है और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। शैंक्स कहता है कि मैं जिंदा हूँ, यही मायने रखता है। फिर दिखाया जाता है कि शैंक्स अपने क्रू के साथ वन पीस की खोज में निकल रहा है। लूफी अकेला उदास बैठा है। शैंक्स उसके पास आता है। लूफी कहता है कि तुम सही थे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं पायरेट बनूंगा। मेरे पास भी एक जहाज और बहादुर क्रू होगा, जिसके साथ हम दुनिया के सबसे महान पायरेट्स बनेंगे और वन पीस ढूंढकर मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। शैंक्स खुश होता है कि लूफी उससे प्रेरित है। उसे लूफी में वह जज्बा दिखता है जो एक किंग में होना चाहिए। इसलिए वह अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी को देता है और कहता है कि यह टोपी मेरे लिए सब कुछ है, इसे अपने पास रखो। जब हम फिर मिलेंगे तो तुम एक शानदार पायरेट बन जाना, यही हमारा वादा है। अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। लूफी अब बड़ा हो चुका है। वह वन पीस की खोज में निकलता है, लेकिन उसके पास कोई क्रू नहीं, सिर्फ एक छोटी बोट है जिसमें पानी भरने लगता है। वह एक बैरल में बैठकर अपनी जान बचाता है। बैरल बहते हुए दो जहाजों के बीच पहुंच जाता है, जहां पायरेट अलविदा ने एक पैसेंजर शिप पर हमला किया है। अलविदा पर लाखों का इनाम है। वह अपने क्रू के साथ लोगों को मारकर उनका सामान लूट रही है। लूफी जिस बैरल में है उसे भी लुटेरे अपने जहाज पर ले जाते हैं। अलविदा ने पैसेंजर शिप के पूरे क्रू को बंदी बना लिया है। उसे बाउंटी हंटर रोरनोआ जोरो की तलाश है, जो पायरेट्स का शिकार करता है। लेकिन एक क्रू मेंबर बताता है कि जोरो के पास उन पायरेट्स की लिस्ट है जिन्हें वह खत्म करना चाहता है, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। इससे अलविदा को गुस्सा आता है, क्योंकि वह खुद को सबसे महान पायरेट मानती है। वह उस आदमी को मार देती है। अलविदा कोबी नाम के एक लड़के से वह जबरन काम करवाती है और सभी से अपने नाम के नारे लगवाती है। रात में जब कोबी डेक साफ कर रहा होता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक बैरल तेजी से हिल रहा था। कोबी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लूफी उसका मुंह बंद कर देता है। कोबी को लगता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन लूफी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसे बहुत भूख लगी है और वह खाने की तलाश में है। वह कहता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ। कोबी को यकीन नहीं होता। वह कहता है कि पायरेट्स तुम जैसे नहीं होते, वे कमीने होते हैं जो लोगों को मारते हैं। लूफी कहता है कि सभी पायरेट्स एक जैसे नहीं होते और वह अपनी कहानी सुनाता है। कोबी पूछता है कि कोई पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकता है। लूफी जवाब देता है कि मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। पायरेट्स आजाद होते हैं। हम अपने क्रू के साथ नए नए साहसिक सफर पर जाते हैं। कोबी उसे अलविदा के बारे में बताता है कि वह बहुत क्रूर है और हमें गुलामों की तरह रखती है। लूफी कहता है कि अपनी जिंदगी कभी दूसरों के हुक्म पर नहीं जीनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो वन पीस की खोज में कभी नहीं निकलता। कोबी उसे चुपके से वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी गलती से शोर कर देता है, जिससे सब जाग जाते हैं। अलविदा को लगता है कि कोबी भागने की कोशिश कर रहा है और वह उस पर हमला करती है। लूफी उसे बचा लेता है। अलविदा अब लूफी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी से बचता रहता है। गुस्से में अलविदा जहाज के कंट्रोल को तोड़ देती है। लूफी अपने गम पिस्तौल से उसे हिट करके समुद्र में फेंक देता है और कोबी के साथ एक बोट लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं हम किसी टापू पर रोरनोआ जोरो को देखते हैं, जो 3 तलवारों के साथ पायरेट्स का शिकार करता है। वह अपने किसी करीबी की याद में एक मोमबत्ती जलाता दिखाया जाता है। यह एक पवित्र जगह थी जहां लोग अपने गुजरे हुए लोगों को याद करते थे। जोरो को पता था कि कोई उसके पीछे है। वह उसे सामने आने को कहता है। मिस्टर 7 सामने आता है और कहता है कि मैं बारोक वर्क्स के लिए काम करता हूँ। हमें तुम जैसे अनोखे और काबिल योद्धा की हमारे क्रू में जरूरत है। लेकिन जोरो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे क्रू को मेरी सचमुच जरूरत होती तो 7वें नंबर वाले को मुझे लेने नहीं भेजते।
मिस्टर सेवन गुस्से में अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन जोरो अपनी एक तलवार से उसका हमला रोक लेता है। दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। जोरो एक शानदार तलवारबाज है और अपने क्रॉस स्लैश से मिस्टर सेवन को खत्म कर देता है। उधर कोबी और लूफी बोट से आगे बढ़ रहे हैं। लूफी पूछता है कि हर किसी का एक सपना होता है, तुम्हारा क्या है? कोबी अपने सपने के बारे में बताने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। लूफी उसे एक चांटा मारकर कहता है कि सपने कभी बेकार नहीं होते। कोबी बताता है कि मैं हमेशा से मरीन बनना चाहता था, मुझे कमजोर लोगों की रक्षा करनी है। लूफी को यह अच्छा लगता है और वह कहता है कि तुम्हें यह सपना जरूर पूरा करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे नजदीकी मरीन बेस पर ले चलो जहां मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिलेगा और तुम मरीन में भर्ती हो जाना। कोबी परेशान हो जाता है क्योंकि वह जगह सुरक्षित नहीं थी। उसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है जहां खतरनाक लोग और ऊंची लहरें एक पल में जान ले सकती हैं। ग्रैंड लाइन पर जाने वाला कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन लूफी को पायरेट्स का किंग बनना है, जिसके लिए उसे वन पीस हासिल करना होगा। वह कोबी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अब हम नामी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक छोटी बोट पर बेहोश पड़ी है। दो पायरेट्स उसे लूटने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उसके पास खजाना है, लेकिन नामी उन्हें धोखा देकर उनकी बोट लेकर शेल्स टाउन पहुंच जाती है जहां मरीन की एक ब्रांच है। लूफी भी कोबी के साथ वहां पहुंचता है। वहां कई पायरेट्स के वांटेड पोस्टर लगे हैं। लूफी परेशान है कि उसका पोस्टर नहीं है। खैर, वह इस पर ध्यान नहीं देता। उसे भूख लगी है, इसलिए वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। जोरो भी वहां पहुंचता है, जो मिस्टर सेवन की बॉडी को बोरे में भरकर मरीन से इनाम लेने आया है। रिका नाम की एक लड़की उसके लिए राइस बोल लाती है। तभी हेलमेपो वहां आता है। गलती से रिका उससे टकरा जाती है और राइस बोल गिर जाते हैं। हेलमेपो गुस्सा होकर एक राइस बोल कुचल देता है। जोरो को गुस्सा आता है। वह गिरा हुआ खाना खाकर रिका की तारीफ करता है और हेलमेपो को माफी मांगने को कहता है। हेलमेपो कहता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और उस पर हमला करता है। जोरो आसानी से उसका हमला रोक लेता है। बाकी मरीन सैनिक भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से फेंक देता है। हेलमेपो जोरो से डर जाता है। जोरो उसे चेतावनी देता है कि अगली बार तलवार तभी निकालना जब उसे चलाना सीख जाओ। हेलमेपो कहता है कि मुझे मत मारो, मेरे पापा कैप्टन मॉर्गन तुम्हें जो चाहिए दे देंगे। मौके का फायदा उठाकर नामी एक मरीन को बेहोश करके उसकी वर्दी चुरा लेती है और बेस में घुस जाती है। वह भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहती है। जोरो हेलमेपो को लेकर कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है, जिसके एक हाथ की जगह कुल्हाड़ी लगी है जिसे वह तेज कर रहा होता है। मॉर्गन कहता है कि तुम लड़ने में माहिर हो, तुमने मेरे 4 सैनिकों को घायल किया। मैं जानता हूँ कि तुम रोरनोआ जोरो हो, जिसे डेथ डायबोल भी कहते हैं। जोरो कहता है कि मुझे तारीफ नहीं, मेरा इनाम चाहिए। मॉर्गन कहता है कि तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन एक मरीन पर हमला करने की सजा के तौर पर तुम्हें 7 दिन कैद में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल में सड़ो, हमारे साथ काम करो, तुम मेरे सबसे खास सैनिक बन सकते हो। जोरो उसका ऑफर ठुकरा देता है और 7 दिन की सजा स्वीकार करता है। उसे एक खुले ग्राउंड में पिलर से बांध दिया जाता है। हेलमेपो उसकी तलवार से उसे चिढ़ाने लगता है। जोरो वादा करता है कि जैसे ही मैं आजाद होऊंगा तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हेलमेपो कहता है कि तुम कभी आजाद नहीं होगे और चला जाता है। लूफी सीवर लाइन से उस ग्राउंड में पहुंचता है। जोरो को कैद में देखकर हैरान होता है। वह कहता है कि तुम वही 3 तलवारों वाले बंदे हो, तुम कैद में कैसे आए? जोरो बताता है कि मैंने खुद को उनके हवाले किया, मैं रोरनोआ जोरो पायरेट हंटर हूँ। लूफी कहता है कि मैं जल्द ही पायरेट्स का किंग बनूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे क्रू में होना चाहिए। जोरो कहता है कि मैं तुम जैसे पायरेट्स का शिकार करता हूँ, फिर तुम्हारे क्रू में क्यों शामिल हूँ? लूफी पूछता है कि क्या यही तुम्हारा मकसद है? जोरो इमोशनल होकर बताता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। लूफी उसे आजाद करने लगता है। जोरो कहता है कि इस मदद से तुम्हारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रू में नहीं आऊंगा। लूफी कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे इंसान हो और जो बनना चाहते हो वह इस कैद में रहकर नहीं कर सकते। फिर लूफी सीवर लाइन से वापस चला जाता है। उधर नामी एक लाइब्रेरी में पहुंचती है, जहां वह ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही है।
एक मरीन से उसे पता चलता है कि नक्शा मॉर्गन के ऑफिस की एक गुप्त तिजोरी में है। तभी वह मरीन आ जाता है जिसकी वर्दी उसने चुराई थी। वह उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन नामी तेजी से अपने बो स्टाफ से हमला करके उसे और एक अन्य मरीन को बेहोश कर देती है। तभी लूफी वहां पहुंचता है और उनकी बातें सुन लेता है। वह नामी से कहता है कि तुमने पहले उसकी वर्दी चुराई और अब मेरे नक्शे के पीछे पड़ी हो। वह मॉर्गन के ऑफिस की ओर बढ़ता है। उधर जोरो हेलमेपो के कमरे में पहुंचता है, जो अकेले में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। जोरो को देखकर वह डर जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? जोरो कहता है कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ और है। लूफी और नामी मॉर्गन के ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मॉर्गन उनके सामने आ जाता है। नामी मरीन होने का नाटक करती है और दिखाती है कि वह लूफी को पकड़कर जेल ले जा रही है। मॉर्गन उन्हें जाने देता है। नामी ने मॉर्गन के ऑफिस की चाबियां चुरा ली थीं, जिससे लूफी प्रभावित होता है और उसे अपने क्रू में शामिल होने को कहता है। नामी साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे पायरेट्स के नाम से ही नफरत है। लूफी मुस्कुराकर कहता है कि तुम मुझे अभी तक जानती नहीं। वे मॉर्गन के ऑफिस में पहुंचते हैं। नामी दरवाजा लॉक कर देती है और दोनों नक्शा ढूंढने लगते हैं। लूफी को एक गुप्त मैकेनिज्म मिलता है जिससे तिजोरी सामने आ जाती है। उधर मॉर्गन लाइब्रेरी में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि एक पायरेट मरीन के भेष में घुस आई है और ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना चाहती है। वह इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। नामी को तिजोरी खोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि मॉर्गन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लूफी कुछ समझ नहीं पाता और अपने हाथों से तिजोरी को खींचने लगता है। उसके हाथ रबर की तरह लंबे हो रहे थे, जिसे देखकर नामी डर जाती है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। नामी उसकी मदद करती है और वे तिजोरी समेत टावर से नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से उन्हें चोट नहीं लगती। तभी कई मरीन सैनिक वहां पहुंचने लगते हैं। लूफी और नामी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मरीन की संख्या बहुत ज्यादा थी। दोनों बहादुरी से लड़ रहे थे। जोरो वहां से गुजर रहा था। वह उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब देखता है कि वे हार रहे हैं, तो वह भी उनके साथ मरीन से लड़ने लगता है। तभी मॉर्गन उनके सामने आता है। वह कहता है कि तुम तीनों में एक चोर है, एक पायरेट है और एक पायरेट हंटर, फिर भी तुम साथ हो। लेकिन आज तक मुझसे कोई नहीं बचा। मैंने अकेले ब्लैक पायरेट्स को हराया था और 1000 तरकीबों वाले कूरों को पकड़ा था। वह तीनों से लड़ने को तैयार हो जाता है। जोरो सबसे पहले अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन मॉर्गन बहुत ताकतवर था और उन्हें पीछे धकेल देता है और मरीन सैनिक भी आ गए। नामी उनसे लड़ने लगती है। जोरो और लूफी अब मिलकर मॉर्गन से लड़ने को तैयार थे। जोरो अपनी तीसरी तलवार भी निकाल लेता है। इससे वे मॉर्गन पर भारी पड़ने लगते हैं। लूफी एक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है और मॉर्गन बेहोश हो जाता है। तीनों तिजोरी लेकर नामी की बोट पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी हेलमेपो आता है और उन पर गन तान देता है। लूफी उसके बालों पर हंसता है और पूछता है कि इसका ये हाल किसने किया। जोरो कहता है कि ये मेरी तलवार का कमाल है। हेलमेपो फायर करने लगता है, लेकिन कोबी उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। लूफी खुश होकर कोबी को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन कोबी मना कर देता है। वह कहता है कि अब मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और एक अच्छा मरीन बनूंगा। मैं कमजोर लोगों की मदद करूंगा। अगली मुलाकात में हम दुश्मन होंगे। लूफी कहता है कि अभी हम दोस्त हैं और अलविदा कहकर अपने क्रू के साथ निकल जाता है। इधर समुद्र के बीच एक विशाल मरीन जहाज तेजी से लहरों को चीरता हुआ बढ़ रहा है। उस पर खड़ा है गार्प, जिसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों है। गार्प को खबर मिली है कि शेल्स टाउन के बेस पर पायरेट्स ने हमला किया है। उसे हैरानी होती है कि एक स्ट्रो हैट वाले पायरेट ने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया है। वह चिल्लाकर अपने सैनिकों को हुक्म देता है और तुरंत जहाज को शेल्स टाउन की ओर मोड़ने को कहता है। उधर हमें पायरेट बग्गी दिखाया जाता है जो ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहता था। उसका आदमी कबाजी बताता है कि हम नक्शा लेने गए थे, लेकिन 3 पायरेट्स उसे पहले ही चुरा चुके हैं। बग्गी कहता है कि हमें हर हाल में वह नक्शा हासिल करना है, चाहे किसी की जान लेनी पड़े। उधर नामी तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी। लूफी खुश था कि अब उसका एक क्रू है। नामी लॉक खोलकर ग्रैंड लाइन का नक्शा निकाल लेती है, लेकिन लूफी को समझ नहीं आता कि उसमें ग्रैंड लाइन कहाँ है।
नामी समझ जाती है कि उसे ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ नहीं पता। वह बताती है कि समुद्र 4 हिस्सों में बटा है, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू। दुनिया भर की जमीन की रेखा को रेड लाइन कहते हैं और बीच की रेखा ग्रैंड लाइन है। इस अनजान हिस्से में बड़े बड़े टापू और खतरनाक पायरेट्स हैं। लूफी कहता है कि वन पीस भी ग्रैंड लाइन में कहीं छिपा है। नामी कहती है कि कई सालों में किसी को वन पीस नहीं मिला, इसका मतलब यह सिर्फ एक कहानी है। लूफी जवाब देता है कि जब हम वन पीस ढूंढ लेंगे तब तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। तभी उनकी बोट पर स्मोक बम फेंके जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह मरीन होंगे, लेकिन धुएं में बेहोशी की दवा थी जिससे वे बेहोश होने लगते हैं। लूफी बेहोश होने से पहले ग्रैंड लाइन का नक्शा निगल लेता है। उसे पता चलता है कि उनके पीछे मरीन नहीं बल्कि पायरेट बग्गी था। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है, वे एक बॉक्स में बंद हैं। उन्हें बाहर निकाला जाता है। वे एक सर्कस में हैं। बग्गी ने एक गांव के लोगों को बंदी बनाकर रखा था और उन्हें सर्कस में दर्शक की तरह इस्तेमाल कर रहा था। झूठी तालियां बजवाता था। वह ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है। नामी वहां से भागकर बाहर आती है। वह देखती है कि बग्गी ने पूरे गांव को उजाड़ दिया है। इससे वह परेशान हो जाती है। बग्गी के साथी उसे पकड़ लेते हैं। नामी बग्गी पर गुस्सा करती है। बग्गी कहता है कि तुम तीनों में से किसी एक के पास मेरा नक्शा है, लेकिन वे कुछ नहीं बताते। जोरो को बांध दिया जाता है और नामी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बग्गी जानता था कि नक्शा लूफी के पास है और उसे उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी का भी पता था, इसलिए वह उसके हाथ पैर खिंचवाने लगता है, लेकिन लूफी नक्शा देने से मना कर देता है। बग्गी एक लड़के को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। लूफी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ खींचकर आजाद हो जाता है। वह बग्गी को जोरदार पंच मारता है जिससे उसका सिर दूर जा गिरता है, लेकिन बग्गी मरता नहीं क्योंकि उसने चोप चोप फ्रूट खाया था जिससे वह अपने शरीर के हिस्सों को अलग अलग कर सकता था। बग्गी कहता है कि मेरे शरीर के टुकड़े होने के बावजूद फिर जुड़ जाते हैं, इसलिए कोई मुझे मार नहीं सकता। वह धोखे से लूफी को बेहोश कर देता है और उसे कांच के बॉक्स में बंद करके समुद्र का खारा पानी भरने लगता है। इससे लूफी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वह नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताता। उधर नामी ने अपने पैर में छिपाई पिन से पिंजरे का लॉक खोल लिया। तभी कबाजी, जिसके भाई को जोरो ने मारा था, वहां आता है और जोरो से बदला लेना चाहता है। वह उस पर खंजर फेंकता है, लेकिन बग्गी के आदेश के बिना उसे मार नहीं सकता। तभी नामी आजाद हो जाती है और कबाजी को मार देती है। वह लूफी के केज को तोड़ देती है जिससे लूफी आजाद हो जाता है। लूफी की हालत खराब थी और उसके मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा निकल आता है, लेकिन वह नक्शे के बजाय अपनी स्ट्रो हैट की ओर बढ़ता है क्योंकि वह शैंक्स की दी हुई थी जिसे वह खोना नहीं चाहता। बग्गी को नक्शा मिल जाता है। वह अपने शरीर के हिस्सों को जोड़कर उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। जोरो और नामी उससे नहीं जीत पा रहे थे। लूफी उससे लड़ता है, लेकिन उसकी टोपी में छेद हो जाते हैं। इससे उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह बग्गी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी उसे वहां रखे बॉक्स दिखते हैं। नामी को लूफी का प्लान समझ आ जाता है और वे बग्गी के शरीर के हिस्सों को उन बॉक्सों में बंद करने लगते हैं। अब सिर्फ बग्गी का सिर, पैर और जूते बचे थे। लूफी अपने गम गम बाजूका से बग्गी को दूर फेंक देता है। फिर वह ग्रैंड लाइन का नक्शा नामी को सौंपता है और कहता है कि तुम अब मेरी नाविक हो। निकलने से पहले लूफी सभी बंदियों को आजाद करता है। एक आदमी पूछता है कि क्या अब हम तुम्हारे कैदी होंगे क्योंकि तुम भी पायरेट हो? लूफी कहता है कि मैं एक अलग तरह का पायरेट हूँ। वह सभी को आजाद कर देता है। नामी और गांव वाले लूफी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। लूफी अपने क्रू के साथ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेता है। सभी उसे विदा करते हैं और वह ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ जाता है। नामी लूफी की स्ट्रो हैट को ठीक करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। वे ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन नामी कुछ छिपा रही थी। वह एक खास संदूक से ट्रांसपोंडर स्नेल निकालती है और अपने साथियों को फुसफुसाते हुए कहती है कि मुझे नक्शा मिल गया है। यहीं यह पार्ट खत्म होता है। अगर आप इसका अगला पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।